मैं आज आपसे एक ऐसे बच्चे की मुलाकात करा रहा हूँ जिसने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया है। हमारे घर में एक डॉक्टर हो, एक इंजीनियर हो और एक आईएएस ऑफिसर हो। तो उस समय ही मैंने डिसाइड किया कि मैं डॉक्टर इंजीनियर नहीं, मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूंगी। पहले अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर करना, इतनी बड़ी पोस्ट लेना, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है। तो मैंने जैसे अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे मेंस एंड इंटरव्यू की, मैंने चैट जीपीटी की काफ़ी हेल्प ली थी। तो सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन एक अपने आप में बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन मैं आजकल देख रहा हूँ हमारे यूथ के बीच में। यूथ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से सोशल मीडिया का जो डिस्ट्रैक्शन है उससे बचा जाए? तो कुछ चीज़ें जिन पे सब फोकस कर सकते हैं अगर उनका ड्रीम यूपीएससी है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरे दोस्तों, आप एक बात तो हमेशा सुनते हैं कि मेहनत अपना रंग हमेशा दिखाती है, की हुई मेहनत कभी खराब नहीं जाती। लेकिन मज़ा तो तब आता है जब मेहनत सही दिशा में की जाए। अगर सही दिशा में की जाए तो परिणाम इतना अद्भुत होता है जिसे आप सपने में भी नहीं सोच सकते। मैं आज आपसे एक ऐसे बच्चे की मुलाकात करा रहा हूं जिसने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया है। और पहले अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करना, इतनी बड़ी पोस्ट लेना, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है कि आपने बहुत मेहनत की हो और सही दिशा में मेहनत की हो। आइए मेरे बच्चों, आप सभी स्वागत करिए गरिमा जैन का। बेटा, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। अच्छा गरिमा, पहले मुझे ये बताओ कि आप रहने वाले दिल्ली के हैं। जी सर। थोड़ा सा मुझे पहले अपना एजुकेशन बैकग्राउंड का बताना, 10th क्लास के बाद का। मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से करी है। उसके बाद मेरी जो बैचलर्स है, मेरी बैचलर्स जूलॉजी में है फ्रॉम गार्गी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और मेरी मास्टर्स सेम सब्जेक्ट में है फ्रॉम मिरांडा हाउस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और बच्चे, तेरी रैंक भी बहुत अच्छी है, 118 रैंक। अब मुझे ये बताना कि यूपीएससी का जो सपना था, क्या वो आपने 12th क्लास के आसपास देखना शुरू किया था या कॉलेज के बाद स्टार्ट किया था उस सपने को देखना और उस सपने को की और काम करना? सर ये सपना तो काफ़ी पुराना है। ये सपना मैंने 6th स्टैंडर्ड में ही देख लिया था। कारण? सर मेरे पापा हमेशा से चाहते थे कि हमारे घर में एक डॉक्टर हो, एक इंजीनियर हो और एक आईएएस ऑफिसर हो। तो उस समय ही मैंने डिसाइड किया कि मैं डॉक्टर इंजीनियर नहीं, मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूंगी, क्योंकि उस समय मुझे उस चीज़ ने ज़्यादा अपील किया। उस समय तो पता भी नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं। पर सर आज हम यहाँ हैं, और तो पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है इस सेंस में। और वो सपना आज बहुत हकीकत में बदल गया। जी। अच्छा, तो जब आपने 6th क्लास में सोचा कि मैं आईएएस बनूंगी, तो क्या तैयारी की थी या बस ऐसे बोला था कि हाँ मैं बनूंगी? सर तब तो बच्चे थे तो इतना कुछ पता नहीं था, तो तब तो सिर्फ कहा था कि बनेंगे बनेंगे। और तो उसके लिए काम करना कब से स्टार्ट किया? सर मेरी तैयारी वैसे इस सेंस में मास्टर्स के टाइम पे शुरू हुई। तो मैंने थोड़ा थोड़ा एग्जाम का सिलेबस देखना शुरू किया, जो बेसिक बुक्स है एनसीईआरटीज वगैरह। अच्छा, आपकी ग्रेजुएशन के बाद आपने इसकी तरफ जी सर सीरियस किया? जी जी। कारण? सर ग्रेजुएशन तक मैं ग्रेजुएशन में ही बहुत फोकस थी। तो मेरा क्योंकि बैकग्राउंड जूलॉजी है, तो मैंने जूलॉजी में क्योंकि बैचलर्स एंड मास्टर्स करी, तो बैचलर्स के टाइम पे मेरी यूनिवर्सिटी रैंक 2 आई थी। तो बहुत ज्यादा हम फोकस थे उस टाइम पे इसी चीज पे। तो जब आपने यूपीएससी के बारे में सोचा और अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर जब आप करने लग रहे थे, तो आदमी कोई भी काम करना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वो उसकी प्लानिंग करता है कि मुझे कैसे कैसे काम करना है, मुझे कौन कौन सी चीजों पे ध्यान देना और कैसे इस चीज को लेके तैयार करना है। तो जब आपने अपने इस चीज के सपने के बारे में सीरियस होकर सोचा कि अब वो टाइम आ गया जब मुझे इस तरफ ध्यान देना है, तो आपने कौन कौन सा होमवर्क पहले किया कि मुझे ये चीजें देखनी है या ये चीजों से बचना है? वो कैसे किया और क्या क्या सोचा था उस समय? वो होमवर्क क्या था एक्चुअल में? सर उस सेंस में सबसे पहले तो यही लोगों से बात करी जो एस्पिरेंट्स हैं, तो उनसे पता करा कि कौन सी किताबें पढ़ते हैं, कौन सी चीज़ें नहीं पढ़ते हैं। कहीं से अगर कोई कोचिंग लेनी है तो किस तरीके से चीज़ों में आगे प्रोसीड करना है, स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, और मास्टर्स पूरी कंप्लीट करें या मास्टर्स के टाइम पे अच्छे से प्रिपेयर करें, मास्टर्स के बाद करें। तो ये सब उस टाइम पे ये मेरा होमवर्क रहा। अच्छा, तो मुझे एक चीज बताना बच्चे कि जो हम ग्रेजुएशन कर रहे थे तो आपने मास्टर्स की, तो आपका जो सब्जेक्ट है उसमें बहुत पढ़ना पड़ता है। ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत हल्के में हो जाती है ना? तो इतना पढ़ने के बाद फिर यूपीएससी के लिए दोबारा से पढ़ना पड़ता है। आपके लिए एक अच्छी चीज ये रही कि यही सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल भी रहा। तो आपने ग्रेजुएशन के बाद ही सीरियस होकर इस तरफ क्यों नहीं मूव किया?
कि जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे थे, जैसे मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ कि फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में वो तैयार करते हैं कि हमें इस डायरेक्शन में जाना है, तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे ही क्यों सोचा इस चीज को? सर मैंने ग्रेजुएशन सोचा तो क्योंकि मैंने बताया काफी पहले से था, तो ग्रेजुएशन के टाइम पे मैं सिर्फ ग्रेजुएशन पे फोकस थी। उसके बाद मैंने मास्टर्स करना इसलिए डिसाइड किया क्योंकि जूलॉजी एज अ सब्जेक्ट मुझे बहुत इंटरेस्ट करता है, अभी भी आज भी मुझे बहुत इंटरेस्ट करता है। तो उस समय मैंने ऐसा सोचा कि अगर मैं मास्टर्स भी कर लेती हूँ इस सब्जेक्ट में, तो एक तो ये सब्जेक्ट ऐसा है जो मैं पढ़ रही हूँ तो मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और साथ साथ में मुझे एक बैकअप भी मिल जाएगा कि फ्यूचर में अगर मैं नेट करना चाहूँ असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह या और कुछ किसी और जॉब के लिए अप्लाई करना चाहूँ, तो उस सेंस में मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी ये सब्जेक्ट में, तो इसलिए मैंने इसमें मास्टर्स प्रिपेयर किया। अच्छा, और आपने जब यूपीएससी की तैयारी करनी स्टार्ट की, जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था वहाँ पे, उसी सवाल पे दोबारा लेकर आता हूँ, तो आपने कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो आपने पहले दिन डिसाइड की कि मुझे इस चीज को फॉलो करके चलना है, या मुझे कोचिंग लेनी है कि नहीं लेनी? जैसे आपने फाउंडेशन की कोई कोचिंग नहीं ली जी। और अब ये बड़ा सरप्राइजिंग, बहुत सारे ऐसे बच्चे निकल के आ रहे हैं आप जैसे होनहार बच्चे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करने लग रहे हैं, और मोस्टली आप जैसे बच्चे ऐसे जिन्होंने कोचिंग नहीं ली, जी। है ना? तो ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से कि बिना कोचिंग भी एग्जाम निकाल लेंगे? क्योंकि आपने जितनी भी आज के समय में रील देखी होंगी या जो मूवी देखी होंगी वो सारी कोचिंग स्पॉन्सर्ड ही होती है, जी जी। है ना? तो वहां ये हिम्मत कैसे जुटाई कि बिना कोचिंग के भी सेल्फ स्टडी से भी हम ये काम कर लेंगे? वो कैसे सोच रहे थे? सर उस सेंस में मैं खुद को बहुत फॉर्चुनेट कंसिडर करती हूँ कि मुझे कभी इस सेंस में मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस मिली है। तो जिन भी लोगों ने मुझे गाइड करा तो सबने मुझे यही कहा कि कोचिंग इज नॉट कंपलसरी, ऐसा नहीं है कि एग्जाम सिर्फ कोचिंग से निकलता है। और सर जब मैंने सिलेबस खुद से देखा, एनसीईआरटीज खुद से पढ़ी, चीज़ें समझी, तो ऐसा समझ आया कि हाँ खुद से कर सकते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं है, और वो जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो अपने पास है, तो कोचिंग की ज़रूरत मुझे आज सच कभी लगी नहीं। जी। अच्छा, मैं इस सवाल को थोड़ा सा और घुमाता हूँ और मैं फिर आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि एक एवरेज स्टूडेंट अगर यूपीएससी की तैयारी करना शुरू करता है, तो आपने चूंकि इस एग्जाम को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया, इस पोस्ट को, तो आज आप उस बच्चे को क्या गाइड करना चाहेंगे कि वो किन किन चीजों को पहले से तैयार करके चले? जैसे मैं अगर एज ए स्टूडेंट हूं तो मैं ये चाहूंगा कि मैं यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी फर्स्ट ईयर से ही करना स्टार्ट करूं, तो मुझे फर्स्ट ईयर से ही कौन कौन सी ऐसी चीजें जिस पे ध्यान देना चाहिए तो जो मुझे काम आए? क्योंकि बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं उसी सब्जेक्ट से वो यूपीएससी में ऑप्शनल करते हैं, अदरवाइज बच्चों का ऑप्शनल बाद में बदल जाता है। तो आपके हिसाब से कौन कौन सी ऐसी रणनीति है जो एक नए बच्चे के काम आनी है, वो आप मुझे बताएं। ओके सर, तो कुछ चीज़ें जिन पे सब फोकस कर सकते हैं अगर उनका ड्रीम यूपीएससी है, तो सर मुझे लगता है कि स्टैटिक, क्योंकि इट इज़ द बेस फॉर एवरीथिंग, फाउंडेशन, करंट अफेयर्स, सब चीज़ों का बेस आपका स्टैटिक ही है। तो आप अपने स्टैटिक को थोड़ा स्ट्रेंथन करने के लिए अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करें, जिसके लिए एनसीईआरटीज़ पे फोकस करना चाहिए। तो जितनी भी बेसिक एनसीईआरटीज़ हैं उनको अच्छे से पढ़ें, समझें, क्योंकि एनसीईआरटीज़ से आगे की जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनका बेस बनता है, समझ आती है कि वो चीज़ें और आगे कैसे एडवांस होंगी, कैसे डेवलप होंगी। उसके बाद करंट अफेयर्स, सर आई थिंक कि अभी से जो सोच रहे हैं कि उनको यूपीएससी में जाना है, रोज़ एक न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें, अराउंड 50 to 55 मिनट्स एक न्यूज़पेपर पर डिवोट करें, क्योंकि ओवर टाइम न्यूज़पेपर कभी भी स्टार्टिंग में समझ नहीं आएगा, तो ओवर टाइम जब आप उसको पढ़ेंगे, 2 महीने पढ़ेंगे, 3 महीने पढ़ेंगे, तब उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, और कुछ कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं तो उनका क्या मतलब है, उसको और अच्छे से अपनी जीएस से रिलेट करके कैसे पढ़ सकते हैं, सिलेबस से रिलेट कैसे करके कैसे पढ़ सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ मैं बोलूँगी कि सिलेबस पे बहुत अच्छा फोकस रखें, हमेशा सिलेबस स्पेसिफिक चीज़ें ही करें, और सिलेबस तो एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट आपको याद होना चाहिए। तो लेकिन अब मुझे एक चीज यहीं पे बताना, आपने 3 चीजें बताई, मैं तीनों पे ही सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जैसे पहला आपने सवाल बताया एनसीईआरटी का, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ आपका पढ़ने का तरीका क्या होता है एनसीईआरटी को, क्योंकि हम इस पॉडकास्ट के थ्रू उन बच्चों को गाइड करना चाहते हैं जो इस बारे में सोच रहे हैं अभी। और कई बार क्या होता है कि हम खुद अपनी गलतियां कर करके सीखे, उससे बेटर है कि जिन्होंने करी होंगी गलतियां या जिन्होंने उसमें अच्छी महारत हासिल की है उनके अनुभव से उस चीज को सीखा जाए। तो पहली चीज तो कि एनसीईआरटी को आप कैसे पढ़ते थे, और जीएस जैसे सब्जेक्ट में खासकर बड़ा मुश्किल हो जाता है ये सोच पाना या छांट पाना कि क्या पढ़ना है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़नी है, क्योंकि इतना वाइड सिलेबस होता है। और अगर हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि क्या चीज पढ़नी है और क्या छोड़नी है तो शायद हम उसमें उलझते भी चले जाएंगे। दूसरा, जो आपने कहा न्यूज़पेपर, तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ आपने किस
टाइम पे न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया, और न्यूज़पेपर को पढ़ते वक्त कौन कौन सी चीजें हैं जो ध्यान रखें, या सिर्फ हम न्यूज़पेपर को सिर्फ बस बारीकी से पढ़े, एडिटोरियल वाला हिस्सा पढ़ें, या सरसरी निगाह से पढ़ें, या उसमें इंटरेस्ट लें, कौन सी चीजें जरूरी हैं। और तीसरी जो चीजें आपने कही कि सिलेबस वाली, तो बेसिकली सिलेबस एक ऐसी चीज नहीं है कि हम उसके सब्जेक्ट के नाम ले लें और वो चीज खत्म हो जाए। जैसे मैंने पहले ही क्वेश्चन में कहा कि चीजें बहुत वाइड होती हैं, और अगर कोई ये कहे कि इस पेज से पेपर आना है तो बड़ा आसान है, लेकिन अगर कोई कहे इस किताब से पेपर आना है तो थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो उसका सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है। आप भी जानते हैं कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की बुक लेने जाएंगे तो मार्केट में 20 किताबें आपको उसी चीज की मिल जाएंगी, या हम ये कह सकते हैं कि 20 लोगों के अलग अलग उस पर विचार होंगे, लेकिन उसको मतलब कंक्लूड कैसे करे कोई आदमी। तो उन तीनों सवालों पे मैं जवाब चाहूंगा आपके। तो सर सबसे पहला आपका जो सवाल था वो एनसीईआरटीज पे था कि एनसीईआरटीज मैं कैसे पढ़ती हूँ और कैसे पढ़नी चाहिए ताकि आपका स्टार्टिंग का बेस स्ट्रांग हो। तो सर ये काफ़ी डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पे कि उन्होंने जैसे काफ़ी लोग 6 स्टैंडर्ड से एनसीईआरटीज पढ़ना शुरू करते हैं। तो मैंने नहीं पढ़ी थी, मैंने सिर्फ 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज कवर करी हैं। तो अगर आपने पहले की जो एनसीईआरटीज हैं वो अच्छे से पढ़ी हुई हैं, आपको पता है कि उसका सार क्या है, तो उनको उन पे इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज मोस्टली अभी से आपके काम आएंगी और पूरी प्रेपरेशन के दौरान आपके ये एनसीईआरटीज काम आती हैं। तो इस समय आप एनसीईआरटीज अच्छे से पढ़ें और शुरुआत में कुछ भी हाईलाइट नहीं करना है, सिर्फ एनसीईआरटीज पढ़नी है। ये चीज़ मैंने भी करी थी, सिर्फ एनसीईआरटीज रीड करी थी। तो उससे पहली बात तो क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड की हूँ तो शुरुआत में चीज़ें इतनी अच्छे से समझ नहीं आती हैं, नहीं समझ आता कि पॉलिटी में चीज़ें कैसे हो रही हैं, हिस्ट्री में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, उस सबको समझने में टाइम लगता है। उसके बाद जब आप सेकेंड या थर्ड रीडिंग करें तो उस समय चीज़ों को अंडरलाइन करें, हाईलाइट करें, उनके नोट्स बनाएं। कभी भी वो फर्स्ट रीडिंग में नहीं करना चाहिए। सर दूसरा सवाल आपका जो था कि न्यूज़पेपर, हाँ जी, तो न्यूज़पेपर सर मैंने पढ़ना शुरू करा था अपने बैचलर्स के टाइम से, बैचलर्स के फर्स्ट सेकंड ईयर से मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करा। तो शुरुआत में तो कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आती थी क्योंकि पहली बार इंटरेस्ट भी नहीं आता था, पहली बार लाइफ में न्यूज़पेपर पढ़ा था। तो इसमें कुछ चीज़ें आप जो फॉलो कर सकते हैं, जो गलतियाँ मैंने करी और बाकी स्टूडेंट्स अवॉइड कर सकते हैं, वो ये है कि शुरुआत में जब न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं और नहीं समझ आता तो एनालिसिस वीडियोस देख सकते हैं। एनालिसिस वीडियोस से एडिटोरियल समझ आते हैं और उनसे समझ आता है कि न्यूज़पेपर में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और क्या चीज़ें इग्नोर करनी है। तो जो मैं 40-45 मिनट्स, अराउंड 50 मिनट्स न्यूज़पेपर में डिवोट करने को कह रही हूँ, वो सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर आपको पता है कि न्यूज़पेपर में क्या चीज़ें पढ़नी है। नहीं तो एक न्यूज़पेपर ही सर 2 दिन के 2 घंटे खा जाता है, जो कोई भी एस्पिरेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। सर तीसरी चीज़ जो आपने पूछी थी, सर यूपीएससी का सिलेबस इन दैट सेंस वो बहुत ज़्यादा कम्पैक्ट है। तो स्पेसिफिक टर्म्स लिखे हुए हैं सिलेबस में, तो ये उन स्पेसिफिक टर्म्स पे फोकस करें एंड पीवाईक्यूज के बेसिस पे चीज़ों को समझें। थीम्स क्या हैं, कॉमन थीम्स क्या हैं हर जीएस के, और वो आपके उन कीवर्ड से कैसे रिलेटेड हैं, तो उसमें और कितने डायमेंशंस खुल सकते हैं। तो उस सेंस में आप अपनी प्रिपरेशन को फोकस्ड रखिए। और मार्केट में सर मटेरियल की कोई कमी नहीं है, देयर इज़ नो डर्थ ऑफ मटेरियल इन द मार्केट। आप जितना जाएंगे उतना ओवर स्टिमुलेशन है, तो उतना उस पर फोकस नहीं करना है। एंड आपका जो सिलेबस है, जो पीवाईक्यूज हैं एंड जो एनालिसिस है, बस उस पर ही आपको रहना है। अच्छा, क्रिकेट वगैरह देखती थी बच्चे, नहीं देखती थी? नहीं सर। नहीं। जैसे मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि जैसे आरसीबी एक विराट कोहली की टीम है, उसने 18 साल के बाद पहली बार, या 18 सीजन के बाद पहला आईपीएल मैच जीता। तो जब वो 18 सीजन के बाद वो मैच जीते तो उनका एक्सप्रेशन बहुत मतलब अलग था, यूनिक था। और कुछ लोग आप जैसे होते हैं जो हर बार आईपीएल जीतते रहते हैं, तो उनके लिए नॉर्मल था। तो मेरा सवाल आपसे ये कि जब आपका सिलेक्शन की न्यूज़ आपको मिली तो उस समय आप बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे उस एक्सप्रेशन को रिलीज कर रहे थे, या बस शांत थे कि हाँ मेरी मेहनत थी, होना तो था ही, हो गया? कैसा था वो मोमेंट, और उस रिजल्ट के बारे में पता कैसे चला, और फैमिली का रिएक्शन क्या था उस समय पे? सर जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मेरे पापा तो हॉस्पिटलाइज थे, तो उनकी काफ़ी तबीयत खराब थी, तो मेरे दोनों पेरेंट्स हॉस्पिटल में थे। तो रिजल्ट मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ ही देखा और पेरेंट्स वीडियो कॉल पे थे। तो अंदर से ऐसा था कि सर करना तो है ही, करना तो था ही, तो 6 स्टैंडर्ड का सपना था। तो सर लेकिन इतना नहीं था कि ये लगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आई विल गेट थ्रू और रैंक कितनी अच्छी आएगी। तो सर जब ये हुआ तो मन में एक
बहुत मतलब मेरे फ्रेंड्स तो बहुत ओवर एक्साइटेड थे, मेरे पेरेंट्स रोने लग गए थे। तो सर आई थिंक उस सेंस में जब आप वो सब देखते हैं अपने आसपास होते हुए, तो उनके एक्साइटमेंट आप पे रब ऑफ होती है। तो उनकी खुशी देख के मुझे और खुशी हो रही थी कि मतलब आई हैव बीन सो ब्लेस्ड इन दैट सेंस कि मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, सब लोग इतने खुश हैं, वो सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सर बट एट द एंड ऑफ द डे जब मैं रात में सोने गई, तो सर बहुत पीस ऑफ माइंड था कि मैंने किसी भी चीज़ को इतना बढ़ा चढ़ा के नहीं लिया कि अरे अब तो हो गया, अब तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। और फिल्मों सर वाला सीन नहीं चला? नहीं सर, मेरे मन में सर बहुत शांति थी, एंड फॉर दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि वो चीज़, क्योंकि आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आपकी लाइफ में इतने बड़े बड़े अप्स या कभी कभी काफ़ी डाउन्स भी आते हैं, तो वो चीज़ होनी चाहिए सर। मैं इसी चीज को सोच रहा था कि आप लोगों का संघर्ष मतलब इतना साफ सुथरा और सटीक रहा कि पहले अटेम्प्ट में वो सफलता मिल गई। मुझे लगता है अगर यही सफलता या यही रैंक उस बच्चे को मिली होती जिसने 5-6 अटेम्प्ट दे दिया, 5-6 साल का टाइम बिता दिया, तो भयंकर रिएक्शन होता, छत पे जाता और वो बहुत जोर से चिल्लाता इस चीज को, क्योंकि आपने वो हासिल कर लिया जो लोग सिर्फ सपना ही देखते हैं। जी और करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनका सपना ही रह जाता है, ये हकीकत नहीं बदलती। आप लोगों ने उसको हकीकत में बदला, तो ब्रिलियंट है आप जैसे बच्चे और मेहनती बच्चे हैं। मुझे ये बताना कि ऐसा क्या मोटिवेशन आपके अंदर आता है, आप लोगों के अंदर, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर ले रहे हैं? अदरवाइज इस एज में बच्चे का डिस्ट्रैक्शन भी बहुत सारे होते हैं। आज के टाइम में तो सोशल मीडिया जैसे साधन भी डिस्ट्रैक्शन करने के लिए। तो ऐसा क्या चीज खाते हो, ऐसा क्या करते हो कि इतना मोटिवेटेड रहते हो कि सिर्फ पढ़ाई करते हो और फिर सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले लेते हैं इस छोटी सी उम्र में? तो कहाँ से लाते हो वो मोटिवेशन? इतना तो हमारे अंदर भी नहीं होता इस उम्र में। सर, ये सर जब घर के बाहर निकलते हैं और आसपास की दुनिया ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं देश में क्या हो रहा है, बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है, क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, जो आप सिर्फ एक सिस्टम में रह के, ब्यूरोक्रेसी में रह के ही ला सकते हैं, उस पोजीशन के साथ ही ला सकते हैं। तो सर आई थिंक उस सेंस में इस पोजीशन की जो इम्पोर्टेंस है वो हम समझ सकते हैं कि आप ग्रास रूट्स लेवल पे क्या चेंज ला रहे हैं, क्या ला पा रहे हैं। तो सर वो चीज़ मुझे लगता है कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर थी, क्यों, और ये इस चीज़ ने मुझे प्रिपरेशन के टाइम पे भी बहुत हेल्प करी, क्योंकि सर पर्सनली आई फील कि दिस एग्जाम इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्टडीइंग, बीइंग कूप्ड अप इन अ रूम एंड स्टडीइंग 24 आवर्स ऑफ द डे। इट इज़ ऑल्सो अबाउट अ लॉट अबाउट ऑब्जर्वेशन, कि आप बाहर जाके दुनिया को कैसे देख रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, दुनिया की कितनी समझ है आपको, और किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या चेंजेस आपको लाने की ज़रूरत है, क्या आप कर सकते हैं सिस्टम में रह के। तो सर वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर थी। उसके बाद सर मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं, तो उन्होंने हमेशा मुझे इस चीज़ के लिए बहुत मोटिवेट किया, बहुत सपोर्ट किया। उनके बिना मैं आज यहाँ नहीं हो पाती। मेरे हर अप्स में, मेरे हर डाउन्स में वो लोग मेरे साथ थे, और जब भी मुझे ज़रूरत थी, बस मुझे एक फ़ोन लगाने की वो देर थी, भले ही रात के 2 बज रहे हों, 3 बज रहे हों, मुझे पता है कि कोई ना कोई होगा जो मुझे सपोर्ट करेगा। तो सर वो उस चीज़ ने मेरी बहुत हेल्प करी एंड बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर रही। नाइस बच्चे, नाइस। और भाई बाकी जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो, ध्यान से समझो, इस समय पूरा यूथ सोशल मीडिया पे एक ही रील देख रहा है कि सोनम बेवफा है, और आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कुछ ऐसे होनहार बच्चे हैं, 1000 के आसपास बच्चे हैं जो हर साल यूपीएससी का एग्जाम निकालते हैं। उनको इन चीजों से मतलब भी नहीं रहता। वो सच मायने में इन चीजों को सुधारने की ताकत रख पाएंगे इस एग्जाम को देने के बाद। तो ये वक्त है आपको इन चीजों को डिसाइड करने का कि आपको किस तरफ जाना है। क्या वो 10 सेकंड की खुशी देखनी है जो सोशल मीडिया पर आपको मिल रही है, या मन करके पढ़ना है ताकि बहुत कम टाइम में आप कुछ ऐसा हासिल कर दें कि लोगों की जिंदगी को सुधार पाए? तो ये बहुत अच्छी चीज है। अच्छा बच्चे, मुझे तेरे इंटरव्यू सेशन के बारे में बताना, वहां पे क्या क्या सवाल पूछे गए? पढ़ाई के अलावा जो आपका सब्जेक्ट था उसके अलावा कुछ यूनिक चीजें पूछी गई हो जो आप शेयर कर पाए, क्योंकि आपके इंटरव्यू में अच्छे नंबर हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपने जवाब दिया होगा कुछ कि जिसकी वजह से नंबर मिले। मैं आपके सब्जेक्ट के अलावा पूछ रहा हूँ। सर मेरे, क्योंकि जो मेरा ड्राफ्ट था, द डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें काफ़ी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग थी, तो वो एज हॉबीज़ यूजुअली देखी नहीं जाती हैं। तो जैसे मेरा इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है एंशिएंट इजिप्शियन हिस्ट्री पढ़ने में, तो वो ही मैंने ड्राफ्ट में डाली थी। तो मुझे काफ़ी सवाल उस पे आए कि ऐसी हॉबी क्यों, ऐसी क्यों चीज़ चुनी, और किसी में इतना इंटरेस्ट क्यों नहीं है, और एंशिएंट इजिप्ट में ही इतना इंटरेस्ट क्यों है। तो उससे रिलेटेड और भी काफ़ी सारी चीज़ें, सिविलाइजेशन वहाँ की, वहाँ का कल्चर, वैल्यूज़ वगैरह, इन सब चीज़ों पे। पर क्योंकि मेरा एज अ हॉबी मैंने इस पे
काफ़ी मेहनत करी थी और मैंने बचपन से इस चीज़ को फॉलो भी करा है। तो एज अ पैशन, एज अ हॉबी, तो मुझे वो क्वेश्चंस को एड्रेस करने में इतनी दिक्कत नहीं हुई। बाकी सर कुछ सवाल मेरे स्कूलिंग से हुए और दिल्ली से कुछ सवाल आए, क्योंकि मैं दिल्ली की ही रहने वाली हूँ, मेरा पूरा बेस दिल्ली से है। तो सर मोस्टली कोई ऐसा सवाल जो आपको लगा हो कि हाँ यार ये इंटरव्यू से बाहर आके हाँ ये क्लिक नहीं हुआ, ये मेरा गलत हो गया, कुछ ऐसा सवाल जो एट रैंडम आया हो? जैसे बहुत बार हम इंटरव्यू देते हैं तो उस समय क्लिक नहीं होता, बाहर आते ही तुरंत क्लिक हो जाता है, ऐसा कुछ हुआ? नहीं सर, ऐसा फॉर्चुनेटली मेरे इंटरव्यू में ऐसे कोई मोमेंट्स नहीं थे। नाइस। अच्छा, सोशल मीडिया वगैरह यूज करते थे नहीं? सर आई एम ऑन इंस्टाग्राम, बट मैंने कभी सोशल मीडिया इतना यूज़ नहीं किया। मुझे इन जनरल मतलब ऑफ कोर्स सबके खुद के प्रेफरेंसेस होते हैं, मेरा प्रेफरेंस सोशल मीडिया यूज़ करने का कभी नहीं था। व्हाट्सएप मैंने भले ही यूज़ किया है, बट और कोई ऐप नहीं यूज़ किया। नाइस बच्चे, नाइस। और आपको बहुत बहुत बधाई, मुबारक हो आपके सिलेक्शन के लिए। सो गरिमा, सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पे आपके एकेडमिक्स को लेकर ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछना चाहूँगा। आपने अपना ग्रेजुएशन पीजी जिस सब्जेक्ट में किया वही आपने ऑप्शनल लिया, लेकिन आपने ऐसे भी कोई सारे बच्चे ऐसे देखे होंगे जो सब्जेक्ट उनका ग्रेजुएशन में कुछ और है, ऑप्शनल कुछ और ऑप्ट कर रहे हैं। तो आपकी नज़र में ऑप्शनल को सही ऑप्शनल चूज करने का सबसे बेस्ट वे क्या है? सर मैंने, क्योंकि मेरी मास्टर्स तक जूलॉजी में है, तो मेरा ऑप्शनल नेचुरली सेम सब्जेक्ट ही था। सिलेबस जूलॉजी एज एन ऑप्शनल बहुत वाइड है, बहुत वाइड है, बट इट इज़ अ कम्प्लीटली स्टैटिक एंड टेक्निकल ऑप्शनल। तो उस सेंस में इस ऑप्शनल ने मेरी बहुत हेल्प करी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से बहुत इन डेप्थ इस ऑप्शनल को मास्टर्स लेवल तक पढ़ा है, काफ़ी रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट एक तो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो आपका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में है, और दूसरा आपका बैकग्राउंड अगर उसमें है या नहीं। तो अगर आपका बैकग्राउंड भी उसमें है और आपका इंटरेस्ट भी उस सब्जेक्ट में ही है, तो डेफिनेटली वही ऑप्शनल आपको लेना चाहिए। बट अगर आपका बैकग्राउंड उसमें इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो सर इन दैट केस अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टेंड टू चेंज देयर ऑप्शनल, तो वैसा भी कर सकते हैं। बट सर ये दो चीज़ों पे तो मेन फोकस रहना चाहिए। अच्छा, जो बच्चे जूलॉजी ऑप्शन लेना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या स्ट्रेटजी रहेगी? किस तरीके से वो अपने आप को कैटर करें? कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट आप उनको बताना चाहते हैं? सर जूलॉजी एज एन ऑप्शनल, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शनल एंड काफ़ी टेक्निकल है, स्टैटिक भी है, कि सिलेबस बहुत वाइड है, तो उसको पढ़ने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा और बहुत डिवोट करना पड़ेगा उसमें। तो अगर आप वैसा करने को, उस टाइप की कमिटमेंट देने को तैयार है, तो डेफिनेटली ऑप्शनल पिक करें। बाकी सजेस्टेड रीडिंग्स में तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की जो बुक लिस्ट है, तो हर सब्जेक्ट वाइज उन्होंने डिवाइड करी हुई है इन द सिलेबस, आप वो फॉलो कर सकते हैं। तो उसमें बुक्स काफ़ी अच्छी हैं, मोस्टली फॉरेन ऑथर्स हैं, तो वो बुक्स इस ऑप्शन में काफ़ी हेल्प करती हैं। ओके, सो सबसे पहले गरिमा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आपके फ्रेंड्स ने आपकी तैयारी में किस तरीके से आपकी हेल्प की? आजकल ये देखा जा रहा है कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो ज़्यादातर हमें मोटिवेट करने की जगह डिस्ट्रैक्शन की ओर ढकेल रहे हैं। खासकर आपकी यूथ एज है, अभी बहुत कम एज में, 24 साल की एज में आपने इस काम को हासिल किया। आपने भी देखा होगा अपने स्कूलिंग में, अपने ग्रेजुएशन में, कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जो डिस्ट्रैक्शन का एक लेवल आपका सेट करते होंगे। तो कैसे, सबसे पहले फ्रेंड्स ने आपकी क्या सहायता करी और किस तरीके से फ्रेंड्स वाकई में वास्तविकता में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? आपका क्या तर्क है इसके पीछे? सर मेरी तो काफ़ी, जो मेरा इस मामले में भी मैं बहुत फॉर्चुनेट रही हूँ कि मेरा जो ग्रुप है वो बहुत अच्छा था। तो पूरी मेंस के दौरान जो लोग मेंस दे रहे थे या जो नहीं भी दे रहे थे, उनका तो सबने मेरी बहुत हेल्प करी, बहुत सपोर्ट किया। तो मेरे फ्रेंड्स मतलब अलग अलग, उनके सबके ऑप्शनल्स डिफरेंट थे, तो सबने मुझे उनके ऑप्शनल्स में, जैसे कोई ज्योग्राफी वाला है, कोई सोशियोलॉजी वाला है, तो सबने अपने अपने ऑप्शनल्स में मुझे काफ़ी हेल्प करी। तो क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड की हूँ, तो उन सब्जेक्ट्स, उन जीएस के सब्जेक्ट्स पे शायद मेरी समझ इतनी ज़्यादा नहीं होती और लोगों से कंपेयर करें अगर वो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं तो। लेकिन इस मामले में मेरे फ्रेंड्स ने बहुत हेल्प करी, तो उन्होंने मुझे उन ऑप्शनल की चीज़ें समझाई, पढ़ाई, और जीएस के जो मेरे आंसर्स हैं उनको चेक किया, इवैल्यूएट किया, ओवर टाइम मुझे उसमें गाइडेंस दी कि कैसे बेटर कर सकते हैं, किन चीज़ों पे मुझे काम करने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ें अच्छी हैं तो उन्हें और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। कभी भी ज़रूरत पड़ी तो एक फ़ोन लगा दिया, अरे इसमें दिक्कत हो रही है, उसमें दिक्कत हो रही है, तो क्या करना चाहिए। तो हमेशा वो लोग मेरे साथ रहे, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम। ओके, जहाँ तक अभी राकेश सर ने भी आपसे बात करी थी सोशल मीडिया की,
तो सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन एक अपने आप में बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन मैं आजकल देख रहा हूँ हमारे यूथ के बीच में। आपके अंदर वो डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं है और बहुत नाम मात्र का डिस्ट्रैक्शन आपके पास है। तो जो बच्चे, जो यूथ पूरे दिन रील्स में लगे रहते हैं, किसी बच्चे ने कोई उनको मान लो ग्रुप में भेजा कुछ, तो पता लगा कि 1 मिनट की रील के चक्कर में वो आधा घंटा अपने मोबाइल में लगा के बैठ गए। ये चीज़ जो बुजुर्ग हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, उन उस एज तक तो सही है कि उनके पास टाइम पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो दे आर यूजिंग देयर मोबाइल्स। बट यूथ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से सोशल मीडिया का जो डिस्ट्रैक्शन है उससे बचा जाए? आप ऐसा क्या करते हो? आपके दिमाग में क्या साइकोलॉजी है, उसको बताने की कोशिश करें एक बार। ये चीज़ सर, इसमें मैं काफ़ी इनिशियली बहुत फंसी हुई थी कि डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं रात में 12 बजे 1 बजे, तो इंस्टाग्राम की रील्स, यूट्यूब के शॉर्ट्स, वही बस स्क्रॉल करे जा रहे हैं बिना कुछ सोचे। तो सर वो चीज़ें मुझे लगता है कि आफ्टर अ टाइम बहुत पैसिव हो जाती हैं। तो कुछ भी होगा तो आप यू जस्ट रीचिंग आउट फॉर योर फोन, यूट्यूब खोल लिया, इंस्टाग्राम खोल लिया, आपने बस चीज़ों को स्क्रॉल करना शुरू कर दिया इंस्टेड ऑफ एक्चुअली फेसिंग द प्रॉब्लम हेड ऑन। तो सर इस चीज़ में मुझे मेरे एक फ्रेंड ने एक कोट बोला था कि जब जब भी आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो ट्राई रिकॉलिंग दिस थिंग कि आर यू कंट्रोलिंग द डिवाइस और इज द डिवाइस कंट्रोलिंग यू। एंड जैसे ही आप ये चीज़ सोचते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ब्रेन एक्टिवेट है कि अच्छा ये चीज़ सोची, तो अब नाउ यू आर आंसरिंग द क्वेश्चन, अरे द डिवाइस इज कंट्रोलिंग मी, आई एम नॉट एक्टिवली कंट्रोलिंग द डिवाइस। तो सर उस मामले में फिर आपकी जो चीज़ें हैं ना, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, अच्छा ठीक है अब ये चीज़ हो रही है, अब डूम स्क्रोलिंग हो रही है, तो कैसे अब उसे रोका जाए, फोन कैसे बंद करके साइड में रखा जाए। वो जो एक डोपामीन शॉट मिलता है कि जस्ट वन मोर रील, जस्ट वन मोर रील, तो वो चीज़ उससे ब्रेक होती है काफ़ी हद तक। तो ये काफी इम्पैक्ट करेगा हमारे एस्पिरेंट्स को। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे आपके सब्जेक्ट्स को लेकर। सबसे पहले जीएस के सब्जेक्ट्स की चर्चा करते हैं। जीएस पेपर 1 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपने कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करी है और किस तरीके से अप्रोच आपने रखी अपनी तैयारी को लेकर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर GS1, तो GS1 के लिए, हिस्ट्री के लिए मैंने जितनी भी एनसीईआरटीज हैं, एक तो एंशिएंट की जो ओल्ड एनसीईआरटी है वो, और बाकी सबकी थीम्स वो सब कवर करी थी, और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम करी थी। मेडिवल के लिए भी मैंने एनसीईआरटी थीम से ही करा है, एंड उसके अलावा फाइन आर्ट्स की जो बुक आती है वो, या फिर बदले में जो तमिलनाडु एनसीईआरटी है वो भी कर सकते हैं कुछ लोग। नितिन सिंघानिया, मैंने उसके कुछ कुछ चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो ही फॉलो करे थे। उसके बाद ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटीज ही करी हैं, एंड एट द सेम टाइम ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग कर सकते हैं, वो मैंने वो वाली बुक करी है। बाकी बचा सोसाइटी, तो सोसाइटी के लिए सर मोस्टली मेरे फ्रेंड्स ने ही मेरी हेल्प करी, तो उनके कुछ कुछ नोट्स थे, और बाकी मेंस के टाइम पे मैंने मेंस 365 से करा था वो। ओके, फाइन। इफ वी टॉक अबाउट GS2 इन दिस केस, इफ वी टॉक पॉलिटी गवर्नेंस, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पॉलिटी गवर्नेंस IR का कैसे करा आपने? सर पॉलिटी के लिए तो जो आपकी एनसीईआरटीज हैं वो आपकी बेसिक बुक्स हैं, उसके बाद लक्ष्मीकांत आप फॉलो करेंगे, और मेंस के टाइम पे मैंने मेंस 365 ही करी थी। तो मोस्टली जो मेरी प्रिपरेशन है वो मैंने मेंस के टाइम पे सब मेंस 365 से ही करा था, तो वो चीज़ रिपीटेड ही रहेगी। आपकी जो सोशल जस्टिस है वो मोस्टली सोसाइटी से कवर हो जाती है, और डेटा वगैरह वो मेंस के टाइम पे उसकी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मैं बोलूँगी कि न्यूज़पेपर से बहुत अप टू डेट रहना चाहिए। तो जितनी भी जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, फॉरेन अफेयर्स अराउंड द वर्ल्ड, इंडिया के कैसे रिलेशंस हैं, तो उसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एंड बाकी आप न्यूज़पेपर तो अच्छे से एडिटोरियल्स वगैरह वो उस अंडरस्टैंडिंग को ग्रास्प करने के लिए फॉलो कर सकते हैं। नो, फाइन। GS3 की बात करते हैं। GS3 अपने आप में काफ़ी वाइड पोर्शन है। अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स हमारा, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी, और अपने आप में काफ़ी बड़ा पोर्शन साइंस एंड टेक हमारा ऑब्वियस। तो आप कैसे उसको कैटर करने की बात करते हैं कि GS3 को कैटर किस तरीके से किया जाए? सर GS3 में इकोनॉमिक्स के लिए तो ये सब मैंने मेंस 365 से करा था। जो स्टैटिक पोर्शन है वो कुछ कुछ फ्रेंड्स के जो नोट्स हैं उनके थ्रू आई कवर्ड दैट, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक करी थी मैंने, एनसीईआरटी जो है। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एनडीएमए की कुछ कुछ गाइडलाइंस आप फॉलो कर सकते हैं, तो उससे काफ़ी हद तक डिजास्टर मैनेजमेंट कवर हो जाता है, एंड एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आप एनसीईआरटीज वगैरह से गैदर कर सकते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी आप
डिवाइड कर लीजिए थीम्स के हिसाब से, उसे उस हिसाब से कवर करना काफ़ी इजी रहता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो थीम्स हैं, क्या क्या डायमेंशंस हैं और किन किन चीज़ों पे वो उसको कवर कर सकते हैं, तो वो रेपिटेटिव हो जाती है एंड उस हिसाब से उसको करना आसान है। एंड इट इज़ ऑल्सो स्कोरिंग, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं उससे। ओके अच्छा, यहाँ पे गरिमा एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहेंगे। जैसे लेट सपोज GS 1, 2, 3 की अगर हम बात करते हैं तो मेजरली हमारे सारे सब्जेक्ट प्रीलिम्स से ओवरलैप कर रहे हैं, तो क्या सेम बुक लिस्ट आप प्रीलिम्स के लिए भी फॉलो करने के लिए सजेस्ट करेंगे बच्चों को हमारे? सर, प्री की जो बुक लिस्ट है वो तो आपको एक बार पढ़नी ही पड़ेगी मेंस के टाइम पे, और उसके अलावा आप जो करेंगे तो मेंस का कुछ मटेरियल डिफरेंट होता है, उसमें डेटा उस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, एनालिसिस पे थोड़ा, क्योंकि आपको थोड़े क्वेश्चंस जो हैं वो एनालिटिकल आते हैं, उस हिसाब से आपको आंसर्स लिखने पड़ते हैं। तो बुक लिस्ट मोस्टली सेम रहेगी एंड कुछ कुछ चीज़ें जो ऐड होंगी वो आप उसको प्रहार से या मेंस 365 से कवर कर सकते हैं। ओके जैसे मैं आजकल देख रहा हूँ पेपर, अभी जो हाल फिलहाल का पेपर रहा 2025 का पेपर की हम प्रीलिम्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट वाइज बात करता हूँ आपसे, थोड़ा सा स्टूडेंट्स को इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। आपने जो पेपर दिया उसके बारे में भी और फिलहाल का पेपर 2000 जो 25 का 24 के पेपर को अगर हम ध्यान से देखें तो इकोनॉमिक्स की हम बात करते हैं सबसे पहले, तो क्या इकोनॉमिक्स में स्टैटिक पोर्शन अपने आप में काफी वेटेज रखता है, नहीं रखता? सर, इकोनॉमिक्स का जो स्टैटिक पोर्शन है वो प्री के टाइम पे ज़्यादा हेल्प करता है एज कम्पेयर टू मेंस के टाइम पे वो थोड़ा डायनेमिक पोर्शन पे, जो अभी फिलहाल चीज़ें चल रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, एग्रीकल्चर में, वो उस पे ज़्यादा फोकस्ड रहता है। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें सिर्फ प्रीलिम्स के, तो क्या स्टैटिक पोर्शन पहले बच्चा कवर करे अपना इकोनॉमिक्स के लिए या डायरेक्टली करंट अफेयर्स में मूव कर जाए? नहीं सर, आई वुड से कि स्टैटिक पहले करना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स की अंडरस्टैंडिंग गेन करने के लिए भी आपको स्टैटिक का बेस चाहिए कि कैसे आप करंट अफेयर्स अभी दुनिया में कैसे चल रहा है, इकोनॉमिक्स, हमारी इकोनॉमिक्स कैसी है, हम उसे अगर यूएस से या चाइना से कंपेयर करें तो वो कैसी है, हमें कैसे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, कैसे थर्ड लार्जेस्ट बनना है। तो उन सब चीज़ों को कवर करने के लिए आई थिंक आपको जो स्टैटिक है वो पहले करना चाहिए एंड देन मूव ऑन टू द करंट अफेयर्स। ओके अगर मैं बात करूं आपसे, जैसे पॉलिटी का जो नेचर है क्वेश्चंस के, इंडियन पॉलिटी की जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल, तो IR का वेटेज भी काफी अच्छा खासा पेपर में थोड़ा देखने को मिल रहा है। जियो पॉलिटिक्स में क्वेश्चंस काफी करंट अफेयर्स के अपडेट हो गए हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, कैसे बच्चा तैयार करे इस सब्जेक्ट्स को प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो? पॉलिटी एंड IR, तो पॉलिटी के लिए सबसे पहले तो NCERTs ही आपको कवर करनी है, तो इंडिया की पॉलिटी कैसे काम कर रही है, और अगर वही सेम कंपैरिजन अगर हम उसे वेस्टर्न कंट्रीज से कंपेयर करें तो वो कैसे डिफरेंट है, तो उसके लिए आपको NCERTs सबसे पहले पढ़ने की ज़रूरत है। देन फॉलो इट अप विद लक्ष्मीकांत, क्योंकि लक्ष्मीकांत तो इट इज़ गोइंग टू बी द बाइबल फॉर पॉलिटी, सब कुछ आपको उसी से कवर करना है। ईच टाइम दैट यू आर रीडिंग द बुक यू आर गोइंग टू डिस्कवर समथिंग डिफरेंट इन इट, समथिंग न्यू। तो पॉलिटी इससे कवर होगा। एंड फॉर IR, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो उसके लिए आपको न्यूज़पेपर ही बेस रहना चाहिए। कुछ कुछ चीज़ें जैसे समझने के लिए इंडिया के पास्ट में कैसे रिलेशंस रहे हैं वो सब, तो वो आप कुछ यूट्यूब वीडियोस वगैरह उन सब से समझ सकते हैं, लेकिन मोस्टली IR के लिए मैंने न्यूज़पेपर ही फॉलो किया था, तो वैसे कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, तो उसमें क्या रिकमेंडेशन आपकी रहेंगी? किस तरीके से बच्चा कैटर करे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं उसको तो? सर, हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट आई थिंक बहुत वाइड कंसिडर करा जाता है, तो बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग एंड दैट हैव हैपेंड, दैट आर हैपनिंग इन हिस्ट्री, तो वो सब जो चीज़ें हैं कवर करने के लिए आई थिंक मतलब बहुत भटक जाते हैं कि कैसे इतना सब कुछ वास्टली हम कैसे कवर करें थोड़े लिमिटेड टाइम में। तो उसके लिए सर आप जो एंशंट है, एंशंट के लिए तो NCERTs आपको अच्छे से करनी ही है एंड उसको आप एडिशनल कुछ मटेरियल से कोई भी कोचिंग का एक कोचिंग का मटेरियल आप फॉलो कर सकते हैं। तो ताकि वो चीज़ें बहुत एक्सेसिव ना हो, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि एक दो फैक्ट्स किसी और के मटेरियल में डिफरेंट मिल जाएंगे, मोस्टली 99% 98% सेम रहेगा, जो थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है उसकी वजह से बच्चे अलग अलग मटेरियल के पीछे भागते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए आई पर्सनली थिंक। एंड आपके जो एक लिमिटेड सोर्सेज हैं आप उनको लिमिटेड ही रखिए और उन्हीं को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए। ओके सो सबसे पहले हम बात यहाँ पे भी ये भी करेंगे, बच्चों का भी, हमारे जो अभी 2025 के स्टूडेंट्स ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, हाल ही में रिजल्ट आया अभी, तो मेंस 2025 के लिए
आप उन एस्पिरेंट्स को भी फिलहाल जो दिन बचे हुए हैं उसमें क्या टिप्स देना चाहेंगे, किस तरीके से मेंस एग्जाम को अपने कैटर करें फिलहाल जितने दिन बचे हुए हैं, उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? तो मेंस के लिए शुरुआत करते समय तो आपको आपके जितने भी नोट्स हैं आप उनको कंसोलिडेट करिए। तो मैंने जैसे अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे मेंस एंड इंटरव्यू की मैंने चैट जीपीटी की काफ़ी हेल्प ली थी। ओके। तो वो चीज़ आई थिंक टेक्नोलॉजी क्योंकि है तो आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं एंड करना भी चाहिए। तो टेक्नोलॉजिकली आप यूज़ करके वो सब ट्राई कंसोलिडेटिंग योर नोट्स एज क्विकली एज पॉसिबल। एंड मेंस इज ऑल अबाउट रिविजन। वैसे तो दिस एंटायर एग्जाम इज ऑल अबाउट रिविजन बट मेंस इवन मोर सो, क्योंकि इसमें मटेरियल बहुत ज़्यादा है और बहुत कम दिन में आपको बहुत सारे एग्जाम्स लिखने हैं। तो ताकि वो मटेरियल आपको याद रहे आपको बहुत सारे रिविजन्स की ज़रूरत है। एंड मटेरियल शुड बी मटेरियल शुड बी सो कम्पैक्ट दैट यू आर एबल टू रिवाइज इट वेरी क्विकली इन द लिमिटेड टाइम दैट यू हैव ड्यूरिंग द एक्चुअल एग्जाम्स। तो सर फर्स्टली इसमें जो चीज़ का ध्यान रख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल कंसोलिडेटेड होना चाहिए। एंड आफ्टर दैट अगर आप किसी भी जीएस के आपके 300-400 पेजेस के नोट्स हैं तो आप उसको कंपैक्ट करिए, लेके आइए अराउंड 100 to 150 पेजेस के आसपास। एंड जो आपका फाइनल रिविजन होगा, फाइनल कंपैक्शन होगा नोट्स का, दैट शुड ब्रिंग इट डाउन टू अबाउट 30 to 40 पेजेस, ताकि आप इन पेजेस को बहुत इजीली मेंस के टाइम पे रिवाइज कर सकें एंड नॉट द 300-400 पेजेस दैट यू हैड अर्लियर। ओके, यहाँ पे करीमा मैं एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहूँगा आपसे। अभी जो ये समय बचा हुआ है, टाइम बचा हुआ है, क्या इसमें पॉसिबल है कि बच्चे 30-40 पेज के नोट्स बना सकते हैं अभी? जी सर, इट इज़ वेरी पॉसिबल। सर पिछले मेंस में भी क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली इतना ही टाइम था, तो प्री क्योंकि थोड़ा डिले हो गया था ड्यू टू द इलेक्शंस, तो इस टाइम भी अप्रॉक्सीमेटली सेम ही टाइम है। तो आई थिंक इट इज़ वेरी मच पॉसिबल एंड इट शुड बी डन। और सर ये क्योंकि हमें उस टाइम पे लगा था कि शायद नहीं हो पाएगा कि आपको 2 रिविजन्स करके उसको इतना छोटा करना है नोट्स को, बट सर आई थिंक कि जब आप प्रिपरेशन मोड में आ जाते हैं तो इट इज़ समथिंग इम्पेरेटिव एंड आपको खुद समझ आएगा कि इस चीज़ को करने की कितनी ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पे देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जो भी बच्चे 14,000 के करीब बच्चों ने प्रीलिम्स क्लियर किया है जी। उसमें कई सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने सोचा होगा चलो प्रीलिम्स दे देते हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है तो ठीक है, और अदरवाइज फिर मेंस की तैयारी हम इस टाइम पीरियड में करेंगे। प्रीलिम्स उनका क्लियर हो गया, लेट्स सपोज, ऐसे कुछ बहुत सारे हमारे एस्पिरेंट्स होते हैं, तुक्केबाजी में हो गया, तुक्के मारिया हो गया, सीसेट आराम से क्वालिफाई कर लिया। कई बच्चे होते हैं 14,000 में सारे बच्चे जरूरी नहीं कि सिंसियर हों। अब ये बच्चे मेंस के एग्जाम की तैयारी करने की बात करते हैं, तो ये क्या ये 3 महीने में ये जो टाइम बचा हुआ है, क्या इसमें मेंस की तैयारी वो कर सकते हैं कि सिर्फ अगर प्रीलिम्स आपने सिर्फ नॉर्मल दिया हो और सिर्फ मेंस स्पेसिफिक अगर में पढ़ना हो तो वो 3 मंथ्स आप लोगों के लिए क्रूशियल रहेंगे बहुत, क्या ऐसे बच्चों के लिए? सर आई नहीं थिंक प्रैक्टिकल मतलब इसमें। जी 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 मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहूँगी कुछ भी बोल के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जिन्होंने प्री इस बार क्लियर करा है और मेंस लिखेंगे। तो सर आई थिंक कि जिन्होंने भी प्री क्लियर करा है कुछ ना कुछ तो उनका बेस होगा, तो उन्होंने इतना पढ़ा ही होगा कि आगे उसको मेंस के इन 2-3 महीने में बिल्ड ऑन कर सके। तो अभी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्रिपरेशन इतने अच्छे से नहीं हो पाई है और प्री शायद से सिर्फ एक तुक्के में निकल गया, तो उससे बिल्कुल भी आप घबराइए मत। प्रिपरेशन पे अभी क्योंकि आपकी ड्यूटी है अपने मेंस को बहुत अच्छे से लिखना, तो फोकस ऑन दैट। आपके पास जो लिमिटेड टाइम है उसमें फोकस करिए एंड उसमें अपना 100% दीजिए। तो भले ही आपने पहले इतना ना पढ़ा हो, बट अभी मेंस के टाइम पे आपके 2 महीने आर मोर देन इनफ। बहुत अच्छे से पढ़िए सारी चीज़ों को, अपने जिन चीज़ों के नोट्स नहीं हैं उनके नोट्स गैदर करिए, बनाइए एंड उन चीज़ों को कंसोलिडेट करिए। तो सर आई थिंक इट इज़ पॉसिबल एंड इट कैन बी डन। ओके, सो एक बेस्ट स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें कि प्री और मेंस को अगर हम साथ लेकर चलना चाहते हैं, प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम को, उस केस में मेंस की जो तैयारी है, मेंस के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स में नो यूज, जैसे डिजास्टर हो गया हमारा, सिक्योरिटी हो गया, सोसाइटी हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, एथिक्स हो गया, इन सबका कोई यूज नहीं प्रीलिम्स में। तो तैयारी करें कैसे? फिर एक बेस्ट स्ट्रेटेजी आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकती है बच्चों की? क्योंकि देखो ये जो सिचुएशन है, जैसे अभी जिनका प्रीलिम्स निकला, जिन्होंने मेंस के लिए बहुत नहीं पढ़ा, वो पैनिक तो होंगे, बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन में आ जाएंगे, बहुत ज्यादा ओवरलोड होगा इस समय, 2 महीने में कैसे करें, सारा सब कुछ पढ़ना है और बहुत ही एक हार्ड शिप हो सकती है इस चीज के लिए। बट एक राइट स्ट्रेटेजी आपके अकॉर्डिंग क्या है?
एक बच्चा किस तरीके से अपनी पिच को लेके जाए, कैसे तैयारी को, फेस को लेके जाए, आप क्या सजेस्ट करेंगे? जैसे दिस इज द राइट टाइम, नेक्स्ट पेपर आपका मेरे ख्याल से मई में आएगा, मई 2026 में एग्जाम होगा, और अभी ये चल रहा है, पूरा एक साल है हमारे पास, तो वो फेज थोड़ा समझाने की कोशिश करें। आई मीन टू से कि यूपीएससी का एक एग्जैक्ट फेज क्या होता है, कैसे बच्चा तैयारी को स्टार्ट करे, कैसे मेंस कब पढ़े, वो थोड़ा सा आप उसके बारे में बताएं। तो अभी फिलहाल जिनका प्री अगर नहीं हुआ है या अगर नेक्स्ट ईयर फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो ये जो ड्यूरेशन है आपका अराउंड मिड दिसंबर तक या दिसंबर के एंड तक, दिस इज मेंट फॉर मेंस। तो इस पूरे दौरान आपको मेंस पे ही फोकस रखना है एंड मेंस स्पेसिफिक प्रिपरेशन करनी है। और अगर कोई अपना प्रिपरेशन बिल्कुल स्टार्ट ही कर रहे हैं तो वो अपना पूरा अच्छे से फाउंडेशन ख़त्म करें कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो उसमें सब कुछ प्री स्पेसिफिक मेन स्पेसिफिक सब कुछ एक साथ कवर होगा। बट अगर कोई पहले से तैयारी कर रहे हैं तो ये आपका पूरा मेंस का टाइम है, तो इसमें द आर्ट ऑफ राइटिंग आंसर्स वो सीखें। आंसर्स में डिमांड क्या है, क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करें, पीवाईक्यूज में समझें, एनालाइज करें कि क्या चीज़ पूछी गई है, कितने पार्ट्स हैं क्वेश्चन में, हाउ, वाई, व्हेन, इन सब चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना सीखें। और कम टाइम में आपको कैसे सोचना है, कैसे सारे पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं, लिखने हैं, तो ये चीज़ करना इस टाइम का काम है। उसके बाद जब आप जनवरी, और साथ साथ में ऑप्शनल, तो ऑप्शनल भी आपका इसी टाइम पे कवर होगा। जनवरी से प्री स्पेसिफिक मोस्टली मिड दिसंबर जनवरी से प्री स्पेसिफिक प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें उसी पे फोकस करना है कि अब क्योंकि प्री है तो प्री विल बी इन अ फ्यू मंथ्स, मई में प्री हो जाएगा। तो कैसे अब प्री के लिए क्वेश्चंस को, प्री के पीवाईक्यूज को कैसे एनालाइज करना है, कैसे समझना है, यूपीएससी का पैटर्न क्या है, क्या 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 चीज़ें रहती हैं, तो वो और प्री के लिए जो चीज़ें जो हम मेंस के लिए नहीं पढ़ते, सिर्फ प्री स्पेसिफिक पढ़ते हैं, तो वो उस टाइम पे कवर होगा। एंड साथ साथ में सीसैट, तो ये सब चीज़ें आपकी उस टाइम की हैं। बाकी एट द एंड ऑफ द डे आई वुड से कि ये एक बहुत बेसिक और बहुत जनरल आउटलाइन है चीज़ों को करने की। इसके अलावा तो आई थिंक कि सबकी प्रॉब्लम्स बहुत पर्सनल होती हैं, तो कोई भी एक स्ट्रैटेजी इज नॉट द बेस्ट स्ट्रैटेजी, एंड सबकी क्योंकि प्रॉब्लम्स डिफरेंट है तो स्ट्रैटेजी भी डिफरेंट रहेगी। राइट। जैसे हम बात करते हैं अभी प्री मेंस के ऊपर, काफ़ी हमने बात कर ली, बच्चे तैयारी कैसे करें कैसे नहीं करें। एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, कई बच्चे जब तैयारी स्टार्ट करते हैं तो पहला वाई उनके मन में आता है, क्या ये एग्ज़ाम इतना आसान है कि क्लियर किया जा सकता है, यस और नो आपके अकॉर्डिंग? सर आई थिंक जो भी सोचते हैं कि उनको ये प्रिपरेशन करनी है, ये एग्ज़ाम को क्लियर करना है, आई थिंक उनके मन में तो एटलीस्ट ये इस क्वेश्चन का आंसर येस होना चाहिए कि क्या ये एग्ज़ाम इतना आसान है कि हम क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपके मन में वो येस नहीं आएगा तब तक वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, और जब आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब आप इस एग्ज़ाम को क्लियर भी नहीं कर सकते। तो प्री में जब आप बैठे हैं, एग्ज़ाम प्री का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप मेंस लिख रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये सब नहीं होना चाहिए कि होगा नहीं होगा। उस टाइम आपकी जो ड्यूटी है कि एग्जाम में आपको अपना 100% देना है, वो चीज़ ही आपके दिमाग में होनी चाहिए। हाँ, राइट। अगर हम बात करें नोट्स मेकिंग की, नोट्स मेकिंग के बारे में आपने भी जैसे बताया था अभी मेंस में कि आपको अपने नोट्स पहले कंसोलिडेट करके उसको फिल्टर आउट करने हैं, तो आपके अकॉर्डिंग नोट्स मेकिंग कब से बच्चे को स्टार्ट कर देनी चाहिए? जब वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है अपनी, तो नोट्स कैसे बनाए बेसिकली स्टार्टिंग से और लास्ट तक? लास्ट का मतलब मेरा यहाँ पर कहने से है, जब आपका मेंस का एग्जाम होता है उससे पहले जब आप रिवीजन करते हो तब तक आप रिवीजन करते रहते हो, अपना पढ़ाई करते हो, तो रिवीजन के नोट्स से लेके और हमारा स्टार्टिंग के नोट्स, एक जो पूरा फेज होता है, कैसे नोट्स बनाए जाएं इसमें? तो नोट मेकिंग तो एक बार आपने बुक्स, जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स, बेसिक बुक्स हैं, उनको पढ़ लिया एक बार दो बार, उसके बाद ही आप अपनी नोट मेकिंग शुरू करें। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही कर देंगे तो आप बुक की हर एक लाइन लिखेंगे कि अरे ये भी इंपॉर्टेंट लग रही है, ये भी इंपॉर्टेंट लग रही है, क्योंकि उस टाइम को इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, एग्जाम की इतनी समझ नहीं है। तो उस टाइम इनिशियली जैसे ही आपने शुरुआत करी प्रिपरेशन की, तो उस टाइम नोट्स ना बनाएं, पहले आप सब्जेक्ट का एक अंडरस्टैंडिंग लीजिए, पीवाईक्यूज देखिए, समझिए कि यूपीएससी ने क्या पूछा है, क्या पैटर्न रहता है, उसके हिसाब से अपनी नोट मेकिंग शुरू करिए। और जितने आपके नोट्स बन गए मेंस के टाइम पे, अब इन नोट्स को सिर्फ रिवाइज करने का टाइम है। थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन तो चलता रहेगा क्योंकि आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे,
कुछ एग्जाम्पल्स आएंगे, कोई नया मटेरियल पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स आएंगे। तो ये मेंस में अराउंड बीच स्टार्टिंग का जो थोड़ा बहुत टाइम है उसमें आप ये सब करिए। बाद में आप इन नोट्स को सिर्फ रिवाइज करने पे फोकस रखिए, क्योंकि दिस एग्जाम इज नॉट अबाउट कलेक्टिंग अ लॉट ऑफ मटेरियल। अगर आपने उस मटेरियल को अच्छे से पढ़ा ही नहीं है, रिवाइज ही नहीं करा, तो एग्जाम में जब आप उसको लिखेंगे तो वो चीज़ आपकी क्योंकि इंटरनलाइज नहीं है तो वो पेपर पे आएगी ही नहीं कभी। तो रिविजन पे ज़्यादा फोकस रखिएगा। तो रिवीजन के बारे में दोबारा से आते हैं। बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं कि नॉर्मल क्लासरूम प्रोग्राम्स में हमारी जब क्लास लेते हैं बच्चे, तो हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, सपोज एक्स टॉपिक पढ़ाया, नेक्स्ट डे वाई पढ़ाया, जेड पढ़ाया, ऐसे कर करके हमारा पता लगा 7 दिन बीत गए। 7 डेज के बाद 8वें दिन जब हमने उनसे पूछा कि बेटा क्या पढ़ा था पहली क्लास में, तो उनकी बत्ती गुल हो जा रही है। अच्छा, ये दिक्कत तब और ज्यादा आती है कि जब आपके पूरे सब्जेक्ट्स, आपने इकोनॉमिक्स पूरी पढ़ ली सपोज, फिर उसके बाद आपका पॉलिटी स्टार्ट हो गया, पूरी पॉलिटी आपकी समाप्त हो गई, फिर उसके बाद ज्योग्राफी स्टार्ट हो गई आपकी, तो सब्जेक्ट्स तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। और उस केस में रिवीजन की क्या जो इम्पोर्टेंस है वो आप क्या समझते हैं? किस तरीके से रिवीजन बच्चों को एक्चुअल में करना है सब्जेक्ट्स का, कि वो पढ़ रहे हैं, वो चाहे किसी कोचिंग के माध्यम से पढ़ें, चाहे वो सेल्फ स्टडी के माध्यम से पढ़ें, तो क्या एग्जैक्टली रिवीजन का पैटर्न होना चाहिए? तो सर इसमें मैं कुछ चीज़ें वो बताऊंगी जो मैंने करी अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। तो जब मैंने प्रिपरेशन शुरू करी थी तो सब कुछ ऑलमोस्ट सब कुछ नया ही था। तो एक सब्जेक्ट शुरू करा, फिर उसके बाद अगला शुरू करा, तो पहले की सब्जेक्ट की चीज़ें याद नहीं रहती थी। तो दिस इज़ वेरी नेचुरल एंड ये ह्यूमन टेंडेंसी ही है। हम इतना स्टोर नहीं कर सकते अगर हमने उसे बार बार रीइटरेट नहीं करा अपने दिमाग में। तो इसको करने का एक जो तरीका मैंने करा था, तो सर स्टार्टिंग में अगर मैंने कोई मटेरियल पढ़ा है तो कुछ समय के बाद मैं हर सुबह उस मटेरियल को जो मैंने एक दिन पहले पढ़ा, 2 दिन पहले पढ़ा, सुबह के 15 से 20 मिनट, आधा घंटा मैं उसी चीज़ को फटाफट से अब घुमा लेती थी कि अच्छा ये चीज़ पढ़ी थी। हिस्ट्री में सातवाहन का चैप्टर पढ़ा था तो सुबह आधे घंटे में मैंने वो चीज़ें रिवाइज कर ली। तो अब वो चीज़ें मुझे याद रही बेटर एज कम्पेयर टू अगर मैंने वो नहीं किया होता तो सर रिवीजन की स्ट्रैटेजी मेरी ये रही। एंड ओवर टाइम जब आप एक पूरा सब्जेक्ट खत्म कर लें तो डोंट निग्लेक्ट दैट सब्जेक्ट कम्प्लीटली। आप उसके कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, कुछ PYQs कर सकते हैं, तो उसके बेसिस पे आई थिंक रिवीजन बेटर हो जाएगा। तो अगर आपको वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, इवन दो यू हैव read about it, तो यू कैन जस्ट गो बैक एंड रीड द टॉपिक अगेन, तो यू विल बी एबल टू रिकॉल मच बेटर दैट वे। Okay, now we will move to some PYQs and syllabus portion. UPSC की प्रिपरेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस की क्या इंपॉर्टेंस आप समझते हैं? कितना इंपॉर्टेंट है? जो हमारे फेलो एस्पिरेंट्स तैयारी करना चाह रहे हैं उनको आप क्या बोलेंगे कि PYQs और सिलेबस को किस तरीके से करना है? तो सिलेबस तो सर मेरा जो सिलेबस था वो मेरे टेबल के ऊपर ही पोस्टेड था। तो दिस इज़ वन थिंग दैट स्टूडेंट्स कैन डू। तो इससे आपका जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी स्ट्रीमलाइंड एंड फाइन ट्यून्ड रहती है कि हम सिलेबस से इतना भटक नहीं रहे हैं। और दूसरा PYQs, तो सर UPSC के PYQs आई कंसिडर आर द बाइबल। एंड वो चीज़ तो आपको अच्छे से पूरी तरीके से फोकस रखनी है, क्योंकि उससे आपको एग्जाम का पैटर्न समझ आता है, एग्जाम की समझ आती है कि अच्छा ये चीज़ें पूछी गई हैं। क्योंकि मोस्टली आप कोचिंग के टेस्ट सीरीज में उस टाइप का पैटर्न नहीं देखेंगे। UPSC इज वेरी डिफरेंट, इट इज नॉट अ कोचिंग एग्जाम फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आप कोचिंग के हिसाब से कोचिंग के टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, उस पर इतना फोकस करने के बजाय आप UPSC के क्वेश्चंस का PYQs का पैटर्न समझें, रोज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। मेंस के टाइम पे तो स्टार्टिंग में कुछ कुछ क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करें। तो every single day try picking up a few questions and breaking them down instead of immediately going on to writing them। तो पहले क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करा, कितने पार्ट्स हैं, क्या क्या डिमांड है, क्या क्या पूछा गया है, एंड आफ्टर दैट जब आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग मिल गई तब उन क्वेश्चंस को लिखना शुरू करें। ओके, अच्छा, एक बात हम यहाँ पे आंसर राइटिंग की बात करना चाहेंगे। अभी जैसे मेंस का एग्ज़ाम है, बच्चे जब मेंस का एग्ज़ाम देते हैं तो कई बार ये मैंने बच्चों के मुंह से सुना है और मैं खुद जब पढ़ा रहा होता हूँ, कई बार ऐसा लगता है कि सर पेपर ना हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया, हम पेपर जो है हमारा उतने 20 क्वेश्चंस थे, हम सर कर ही नहीं पाए, आधे क्वेश्चन छूट गए हमारे, आधे क्वेश्चन यहाँ रह गए। तो एक राइट अप्रोच आंसर राइटिंग की क्या होती है? पेपर जब आप अपीयर हो रहे हो पेपर में, तो किस तरीके से आपको आंसर अपने फ्रेम करने हैं? क्या वो अप्रोच होनी चाहिए कि आप पूरा अटेम्प्ट भी कर पाएं और आपकी एक्यूरेसी, आपका जो आंसर राइटिंग का, आपका जो राइटिंग है, आपकी जो प्रेजेंटेशन है और जो आपका कंटेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से भी स्ट्रीमलाइन रहे, उसके लिए आप क्या कहेंगे? सर इसके लिए तो अभी जो मैंने चीज़ मेंशन करी, प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग इन द सेंस कि आप पहले क्वेश्चंस को समझें इंस्टेड ऑफ इमीडिएटली मूविंग ऑन टू राइटिंग देम।
तो पहले क्वेश्चंस की जो डिमांड है वो समझने की कोशिश करें एंड आफ्टर दैट स्टार्ट राइटिंग आंसर्स। तो सर इसमें दो चीज़ें रहती हैं, कुछ लोगों को स्पीड की प्रॉब्लम रहती है कि स्पीड थोड़ी कम है लिखने की, और कुछ को जैसे मुझे प्रॉब्लम थी कि क्वेश्चन को समझना कैसे है और क्वेश्चन के जो पॉइंट्स हैं उनको कैसे रिकॉल करना है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें न्यू होती हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आपके पास इतना मटेरियल गैदर्ड नहीं है कि आपको सारी चीज़ें एकदम से याद रहे। तो इसमें आप ऐसे कर सकते, तो ये जो अप्रोच है कि आपने पहले क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन किया फिर लिखना शुरू करा, तो उससे आई थिंक टू एन एक्सटेंट दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम आ रही है कि पेपर खत्म नहीं होता, आधा पेपर हो रहा है, तो सर आई थिंक कुछ कुछ सेंस में इसमें ये प्रॉब्लम भी रह सकती है कि हम एक बहुत परफेक्ट आंसर को चेज करते हैं कि एक परफेक्ट आंसर क्या है, और हम फिर उसी पैटर्न के हिसाब से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। इसकी वजह से हमारे जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उनके लिए टाइम खत्म हो जाता है। तो इंस्टेड ऑफ चेजिंग द परफेक्ट आंसर, ट्राई राइटिंग अ जनरलिस्ट आंसर, क्योंकि यूपीएससी इज नॉट ऑलवेज लुकिंग फॉर द परफेक्ट आंसर। वो एक बहुत जनरल, एक बहुत ऐसा आंसर सबकी कोशिश कर रहे हैं देखने की, समझने की वो ट्राई कर रहे हैं कि यू विल नो कि यू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। तो इस सेंस में आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, एक बहुत मेजर सब्जेक्ट है हमारे पास एथिक्स जी। एथिक्स में GS4 में आपके आई थिंक मार्क्स भी अच्छे आए हैं, काफी ठीक मार्क्स हैं, तो कैसे आप बच्चों को सलाह करेंगे कैसे पढ़ें एथिक्स को, नंबर भी अच्छे आ जाएं, काम भी हो जाए, और इसके साथ साथ हमारा एसे का क्या इंपॉर्टेंस आप समझते हैं अगर हम एथिक्स और एसे को दोनों को साथ लेकर चलें तो? सर आई थिंक एथिक्स एंड एसे ये काफ़ी रैंक, मतलब आपके जो मार्क्स हैं, जो टोटल आपके मार्क्स मिलते हैं उसमें काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं। दोनों बोथ पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट सेंस। और सर अगर मैं सबसे पहले एथिक्स स्पेसिफिक अगर मैं बताऊं, तो एथिक्स मेरे लिए पर्सनली इट वाज नॉट अबाउट कलेक्टिंग अ लॉट ऑफ मटेरियल एंड रीडिंग दैट, या फिर मैंने बहुत सारी अलग अलग किताबें पढ़ ली हूँ एथिक्स की। मेरे लिए ये जो पेपर था इट वाज मोर अबाउट ऑब्जर्विंग, इट वाज मोर अबाउट ऑब्जर्वेशन एंड इन्फरेंस, कि आप बाहर की दुनिया में कैसे चीज़ों को देख रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, कैसी उनकी आपकी एक अंडरस्टैंडिंग है, चीज़ें कैसी होनी चाहिए, उसमें कौन से एथिकल मॉरल्स हैं, वैल्यूज हैं। एंड देन इट इज अबाउट प्रैक्टिस। केस स्टडीज के मामले में इट इज मोर अबाउट प्रैक्टिस, क्योंकि ethics paper in that sense is considered very lengthy because you have to write a lot of case studies in the same limited time. तो केस स्टडीज आप एक प्रैक्टिकल, एक बहुत प्रैक्टिस के अप्रोच से फॉलो कर सकते हैं। तो एंड एज फॉर द अदर आंसर्स इन एथिक्स, आई थिंक इट इज अबाउट कलेक्टिंग लेस मटेरियल एंड ऑब्जर्विंग द वर्ल्ड मोर। तो एथिक्स में आप जितना भी प्रिपरेशन करेंगे वो हमेशा आपके बाकी सारे जीएस में भी हेल्प करेगा एज वेल एज एसए। तो इस तरीके से। तो कोई बुक रिकमेंड करना चाहेंगे आप कि वहां से बच्चा रेफर कर सकता है इस बुक को, या कोई नोट्स वगैरह आप बोलना चाहें तो? सर एथिक्स के लिए मैंने डीके बालाजी जो बुक है डीके बालाजी सर की, मैंने वो बुक फॉलो करी थी। एंड बाकी एथिक्स में मेरे थोड़े बहुत नोट्स थे जो मैंने जो एथिक्स का जो सिलेबस है उनके बेसिस पे, कीवर्ड्स के बेसिस पे कुछ कुछ ऑब्जर्वेशंस, कुछ कुछ जो एग्जांपल्स हैं आप जो न्यूज़पेपर से कलेक्ट करेंगे ताकि वो काफ़ी यूनिक भी रहे, मैंने वो ही करा था। और इसके अलावा मैंने कोई ऐसे एज सच बुक फॉलो नहीं करी। ओके, हम यहाँ पे एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहेंगे। आपने बात की आप दिल्ली की रहने वाली हैं जी। सब कुछ दिल्ली में आपका, सब कुछ लालन पालन सब कुछ यहीं पे हुआ है, अपब्रिंगिंग सब यहीं पे आपकी हुई है। तो ऐसे बच्चे आपने अपने ग्रेजुएशन में देखे होंगे, अपने डिग्री कॉलेजेस वगैरह में, जहाँ पे यूनिवर्सिटी में देखे होंगे, ग्रेजुएशन के टाइम पे, पीजी के टाइम पे जो बाहर से आ रहे हैं बच्चे, उनमें और आप में क्या कुछ डिफरेंसेस रहे या कुछ ऐसी सिमिलरिटीज हैं कि वो बच्चे भी और आप भी यूपीएससी के लिए 100% सोच सकते हैं? कुछ ऐसा एडवांटेज आपको दिल्ली का रहने का मिला हो, दिल्ली के नेटिव हैं, कुछ बच्चे बेचारे बिहार से, यूपी से आ रहे हैं, वो भी आपके साथ पढ़ रहे होंगे, तो वो कहीं पे आपको कमजोर महसूस कर रहे हैं, आप अपने आप को कहीं पे ज़्यादा प्लस पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? क्या ऐसा कुछ होता है, कुछ ऐसा डिफरेंसेस आपको लगते हैं क्या? सर इसका एक बहुत सिंपल आंसर है जो मैंने पर्सनली फील किया। सर आई थिंक इट इज़ अबाउट एक्सपोजर। आप जब दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं तो आपको दिस इज़ वेरी नेचुरल कि आपको ज़्यादा चीज़ों को लेके एक्सपोजर मिलेगा, आप चीज़ों को ज़्यादा देख पाएंगे एज़ कम्पेयर टू अगर आप दिल्ली से नहीं हैं तो बट सर आई थिंक कि ये कोई ऐसी एक रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी कि अगर कोई और किसी स्टेट से है तो उनको कोई इस एग्ज़ाम को समझने में या इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में शायद कोई दिक्कत हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपने जैसे पूछा कि सिमिलैरिटी क्या है, सर सिमिलैरिटी तो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की जो आग है, जो जुनून है वो है। तो वो उनमें भी उतना ही है और मेरे में भी उतना ही है, शायद उनमें मुझसे ज़्यादा हो, क्योंकि जब एक छोटे शहर से आते हैं तो उस एग्ज़ाम की इम्पोर्टेंस और वो जो दिखता है आपको वो शायद उस सेंस में उनको ज़्यादा लगे। तो सर मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि उन लोगों को मैं इस सेंस में ज़्यादा प्रिविलेज्ड हूँ कि मैं शायद इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बेटर सूटेड हूँ एज़ कम्पेयर टू देम। आई थिंक वी आर ऑल इक्वली सूटेड। इट जस्ट डिपेंड्स कि आपने कितना अपना एफर्ट डाला है। ओके, एक लास्ट हम अपने पॉडकास्ट में चल रहे हैं अब। आपके पेरेंट्स का क्या आप कंट्रीब्यूशन अपनी इस सफलता में देना चाहेंगे? क्या पेरेंट्स ने क्या किया बेसिकली? किस तरीके का योगदान पेरेंट्स का है आपका? एग्जैक्टली अगर आपसे कुछ शब्दों में पूछना चाहूँ तो क्या योगदान आप समझते हैं? सर मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, तो मेरा एक छोटा भाई भी है, तो सर आई थिंक उन्होंने मुझे इस जर्नी में जितना सपोर्ट किया है, मैं सर एज आई सेड बिफोर, मेरा तो ये ड्रीम ही उनकी वजह से बना है कि उनका ये सपना था। और मैं ये नहीं बोल रही, इससे ये मतलब नहीं है कि ये मेरा खुद का सपना नहीं है, बट इस सपने का जो सीड था वो मुझे उनसे ही मिला कि ऐसा इतना प्रेस्टिजियस एग्जाम आपको देना है, क्लियर करना है और आज यहाँ बैठना है। तो सर ये सारा श्रेय उनके लिए ही जाता है। और बाकी सर मेरे दोनों पेरेंट्स बहुत बहुत दे आर वेरी सिंपल पीपल, वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, और उन्होंने मुझे भी ज़िंदगी में हमेशा यही सिखाया है कि जो काम करो अपना पूरा मेहनत से करो, पूरा ईमानदारी से करो, आपकी जो ड्यूटी है तो आप उसको करो। मेरी ड्यूटी थी उस टाइम इस एग्ज़ाम के लिए चीज़ों को पढ़ना, उसको क्लियर करना। तो मेरी मदर जो हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। उन्होंने हमेशा मुझे हर चैलेंज से डील करने के लिए एक मोटिवेशन दिया। लाइफ में मेरे जितने भी नेगेटिव्स आए, उन्होंने मुझे हमेशा ये सिखाया, बेटा आपको आगे ब्यूरोक्रेसी में जाना है। अगर आप आज इतनी छोटी चीज़ से ऐसे हिल जाओगे तो फ्यूचर में आपके सामने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आएंगी, आपको बहुत लोगों की जिम्मेदारी संभालनी है, बहुत लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे होगी। तो आप तब वो उस टाइम पे कैसे करोगे अगर आज अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो सर उस सेंस में मेरे दोनों पेरेंट्स, आई थिंक वो तो सर दे आर एवरीथिंग टू मी एंड दे हैव मोटिवेटेड मी टू बी हियर टुडे। ओके फाइन। गरिमा, एक और यहाँ पे हम बात कहना चाहेंगे, आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस रहेगा अभी जो आपने भरा था, तो पहले नंबर पे आपने आईएएस था, दूसरे पे आपका आईपीएस रहा था, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली क्या पोस्ट मिलने के चांसेस लग रहे हैं अभी जो आपकी रैंक है AIR 118 के अकॉर्डिंग? जी सर करंटली तो मैं अभी सर्विस एलोकेशन लिस्ट का ही वेट कर रही हूँ, बट आई थिंक इट कुड बी आईपीएस राइट। ओके, तो जैसे हमारे कुछ एस्पिरेंट्स को आप बताना चाहेंगे, जैसे आप आईपीएस बनते हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है कि आप जब आईएएस का एग्जाम आप देंगे, दोबारा से एग्जाम देना चाहेंगे? अगर आप ऑब्वियस बात है कि सर्विस आप प्रेफरेंसेस चाहते हैं कि हमेशा आईएएस को मोस्ट प्रेफरेंस माना गया है, आप भी चाहेंगे आईएएस के लिए आगे ट्राई करना कि और अटेम्प्ट दिए जाएं? Sir, I would definitely try once again, but sir currently I am also very content with IPS. मैं बहुत ज़्यादा I am very happy and very delighted to be here, sitting here. And बाकी सर of course I will give one more attempt for rank improvement. अच्छा, तो इसका प्रोसीजर क्या होता है इसका? अगर आप आईपीएस की ट्रेनिंग में जाते हैं, सपोज लबासनम से स्टार्ट होता है फाउंडेशन, देन यू विल मूव टू हैदराबाद, तो क्या प्रोसीजर रहता है? किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन आईएएस के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं? तो सर इसके लिए 1 साल का जो है आपको गैप मिल जाता है बिफोर ज्वाइनिंग द अकेडमी, तो यू कैन टेक दैट 1 year लीव एंड अपीयर फॉर द एग्जाम अगेन, तो प्री एंड देन मेंस, तो 1 साल का वो गैप मिल जाएगा। बाकी तो सर यस, दिस इज द प्रोसीजर। ओके, लेट्स सपोज आपका उसमें बाई लकली आईएएस मिलता है, तो ठीक है, किसी बच्चे को मान लो कोई ऐसा कर रहा है उसको नहीं मिला, तो उस केस में फिर क्या होता है फिर? तो सर उस केस में दे विल हैव टू जॉइन द सर्विस ऑफ कोर्स। ओके, तो उसमें कहीं सीनियरिटी का फर्क पड़ता है फिर आपकी, कि आप 1 साल नेक्स्ट बैच में आपको वो एनरोल करते हैं या फिर प्रीवियस बैच में एनरोल करते हैं? नहीं सर, अगर आपने उसी साल का अपना वो ज्वाइन किया है, भले ही 1 साल आपने छुट्टी लेके करा हो, तो सीनियरिटी रिमेन्स द सेम। तो एज एन आईपीएस आप बनने वाले हैं, इंडियन पुलिस सर्विस आप ज्वाइन करने वाले हैं, कैसा अंदर से फील हो रहा है? कैसा मोटिवेशन आपको लग रहा है
कि कैसे सर्व करेंगे, कैसे ट्रेनिंग होगी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, क्योंकि काफ़ी दिस इज़ अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट। तो ऐसा कभी कुछ नहीं करा है लाइफ में पहले, तो इन दैट सेंस आई एम वेरी एक्साइटेड। और आगे एकेडमी में जो भी हम नई चीज़ें देखेंगे, सीखेंगे, तो सर ऑफ कोर्स दे आर ऑल गोइंग टू बी वेरी न्यू एक्सपीरियंसेस फॉर मी। लास्ट का एक क्वेश्चन और मैं पूछूंगा उन एज पेरेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए जो ग्रेजुएशन तो कर रहे हैं, ठीक है, और एज आई जितना मैंने आपको जाना, आपको आपसे बातचीत करी, पहले भी करी अभी थोड़ी देर पहले, तो मुझे इतना तो पता लगा कि आपका एकेडमिक्स बहुत मजबूत रहा है। वही एकेडमिक्स आपने अपने ऑप्शनल में चूज किया। तो जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं अभी, जो 12th के बाद लेट सपोज कोई बीकॉम कर रहा है, कोई बीएससी मैथमेटिक्स कर रहा है, कुछ भी कोर्स कर रहे हैं, तो उनके बारे में आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि आपको ग्रेजुएशन और अपनी पीजी पर किस तरीके से फोकस रखना है? ऐसा आपने किया, आपके एकेडमिक्स बहुत शानदार रहे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, और ये आपके ऑप्शन में भी दिख रहा है। तो ऐसी उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से अपने ग्रेजुएशन को और अपने पोस्ट ग्रेजुएशन को वो कैसे कैटर करें? बच्चे का मैंने देखा है, कुछ बच्चों का है क्लियर कि चलो भाई ग्रेजुएशन से तैयारी स्टार्ट कर देनी है, दैट्स ओके, बट आपके अकॉर्डिंग क्या सजेशन आप देना चाहेंगे उनको? तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर किसी ने ऐसा डिसाइड किया है कि उनको यूपीएससी ही करना है, तो आपका जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको उस सेंस में ही चूज़ करिए कि जो एक सब्जेक्ट आपको बहुत इंटरेस्ट करता है, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा उस सब्जेक्ट को, तो वो ही सब्जेक्ट आप उससे ही ग्रेजुएशन करिए। बट इन केस अगर आपने ऐसा सब्जेक्ट नहीं लिया या आप किसी और सब्जेक्ट में कर रहे हैं एंड आप वो यू आर डिसाइडिंग नॉट टू पिक इट फॉर ये अपना एज एन ऑप्शनल, तो आप उस समय ही थोड़ा बहुत अपने उस ऑप्शनल स्पेसिफिक प्रिपरेशन पे ध्यान दे सकते हैं। साथ साथ में आई थिंक कि ड्यूरिंग योर कॉलेज लाइफ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप उस पर बहुत अच्छे से फोकस करिए, क्योंकि सर आई थिंक कि नो नॉलेज एवर गोज वेस्टेड। तो आप कुछ भी पढ़ रहे हैं वो हमेशा आपको ज़िंदगी में कहीं ना कहीं काम ही आएगी। जैसे मैंने मेरे केस में तो इट वाज डिफरेंट, क्योंकि मैंने जो अपना पढ़ा वो मैंने आगे ऑप्शनल ही सिलेक्ट किया, बट काफ़ी केसेस में आप नहीं सिलेक्ट करते हो, तब भी वो जो आप उससे जितनी भी नॉलेज गैदर करेंगे वो आपको हमेशा आगे लाइफ में काम ही आएगी। तो ऑलवेज नेवर लुक एट स्टडीज इन द सेंस कि आपको बस उसको करना है, उसको हमेशा हर चीज को एक बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ना चाहिए, तभी वो चीज आगे काम आती है। तो गरिमा, लास्ट में आप हमारे जो व्यूअर्स हैं चैनल के, जो हमारे बच्चे जो तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या लास्ट में कहना चाहेंगे कि वो आपकी बात अपनी पूरी प्रिपरेशन के दौरान याद रखें हमेशा? जी सर, ये दिस इज समथिंग दैट आई डू से अ लॉट एंड आई विल से इट हियर एज वेल। सर ड्यूरिंग व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, तो फर्स्ट मेंस था, टेम्परेचर्स वर हाई, बहुत चीज़ें सोचनी थी, करनी थी, टाइम कम था। तो सब मेरे वन ऑफ माई फ्रेंड्स टोल्ड मी वन थिंग, उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। तो उसने मुझे एक चीज़ कही थी कि तेरा प्री हो गया है, मेंस है, तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि बहुत दिन आएंगे जब कुछ करने का मन नहीं करेगा, मोटिवेशन बहुत कम होगा, बट एक चीज़ हमेशा याद रखना कि on days when you are not running you have to walk, and on days when you are not walking you have to crawl, but no matter what you have to keep moving on। कहीं पे रुकना नहीं है और हमेशा अपना आप उस समय जितना दे सकते हैं उतना देना है। एंड सर यही चीज़ मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं, व्यूअर्स हैं, सबको यही चीज़ आगे बोलना चाहूँगी। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि गिव योर 100% एंड ऑन डेज व्हेन यू कैन नॉट, कीप मूविंग फॉरवर्ड, नेवर स्टॉप, एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। नाइस, वेरी गुड। सो ये थी हमारे साथ गरिमा जैन, जिन्होंने यूपीएससी सीएससी 2024 के हाल ही रिजल्ट में 118 रैंक हासिल करी है, और बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी इन्होंने आपके साथ शेयर की। अपनी पूरी एक यात्रा इन्होंने अपनी तैयारी की पूरी यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से इनकी जो जर्नी है उसको बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू गरिमा, आप कैरियर IAS पे आए और आपने अपनी जर्नी को शेयर किया। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for having me here.